हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। ये हमारी इकोनॉमी सीरीज़ है और इकोनॉमी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 यहाँ पे है। आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि इंडिया के अंदर जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि देखिए किसी को भी कोई पेमेंट करना हो तो पहले होता था कि आपको कैश के अंदर ही पेमेंट करना होगा, लेकिन आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफ़र है मनी का, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। 75% से भी ज़्यादा जो ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया है। नेफ्ट है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है जो इंस्टेंट ट्रांसफ़र करता है। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्यों अलग अलग सिस्टम ये डेवलप किए गए। इसके अलावा जो यूपीआई है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, जो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। आईएमपीएस भी एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसी तरह से आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम और जो नई यहाँ पे डेवलप हो रही हैं पेमेंट सिस्टम्स, उन सब की यहाँ पे डिटेल में एक चर्चा करेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, स्पेशली प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आईबीसी कोड को डिटेल में कवर किया था। अगेन दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको इस सेशन के पीडीएफ और बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्री क्लासेस के अपडेट यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पे क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज है, इसकी क्लासेस जरूर देखें अगर आप प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं इस वर्ष या अगले साल के लिए। तो यू विल गेट टू नो हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग द क्वेश्चन एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। कल संडे को आपका 24 अप्रैल को सुबह 9:30 से आपका ये स्टार्ट होगा। यू हैव दैट फुल लेंथ आपका जो मॉक टेस्ट है ये रहेगा। बिल्कुल प्रीलिम्स के पैटर्न पे होगा। जिस तरह से आपका जीएस पेपर 1 और फिर सीसेट का पेपर होता है, उसी तरह से 2-2 घंटे के फुल पेपर होंगे। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप ऑफलाइन भी टेस्ट को जा सकते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में इसके सेंटर्स हैं। लिंक इसमें कैसे एनरोल करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यूज़ द कोड RBLIVE टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट। अगर आप ऑफलाइन अपीयर नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन भी आप इस टेस्ट में अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन किया गया है। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स लॉन्च की गई हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट की बुकलेट है और सब्जेक्ट में भी आपको चैप्टर वाइज, जैसे पॉलिटी है तो यहाँ पे पार्लियामेंट के अलग क्वेश्चंस हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इस तरह से सारे मिला के लगभग 10,000 प्लस एमसीक्यूज हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देंगे, रिविजन में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को प्रैक्टिस ओरिएंट बना रहे हैं। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 25 अप्रैल से पहले। इसके लिए भी आप जा सकते हैं। अगेन यूज द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। स्टार्ट करते हैं। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में कुछ भी पेमेंट का लेन देन है या किसी भी वस्तुओं का एक्सचेंज हो रहा है तो पेमेंट देना पड़ता है। तो इस पूरे पेमेंट सिस्टम को बहुत ज़्यादा ईजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, क्योंकि जितना ईजी पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम किसी देश का होगा उतनी तेज़ी से उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसी उद्देश्य के साथ में यहाँ पे ये काफ़ी सारे सिस्टम्स को डेवलप किया गया। जितने भी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है उनको पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर में कवर किया गया है। रेगुलेशन यहाँ पे है RBI का और बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये दोनों यहाँ पे पूरा इसका रेगुलेशन कर रहे हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है। तो देखिए दो वर्ड यहाँ पे यूज़ होंगे। एक जगह पे हम देखेंगे कि ग्रॉस सेटलमेंट लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है नेट सेटलमेंट। तो ग्रॉस और नेट के अंदर क्या डिफरेंस है? ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होगा, 1-to-1 बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे आपके जो ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड किया जाएगा। नेट सेटलमेंट सिस्टम में क्या होगी, नेटिंग होगी, मतलब आप काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन है उनको बंडल करेंगे और फिर उनको इस तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो ये जो ग्रॉस सेटलमेंट है जो RTGS में किया जाता है, जब वहां पे ये वर्ड यूज होगा तो आप इस वर्ड को समझ जाएंगे। ग्रॉस सेटलमेंट और नेट सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है। नेट के अंदर क्या होगा, नेटिंग होगी, काफी सारे जो ट्रांजेक्शन है उनको बंडल किया है फिर आप प्रोसेस कर रहे हो। तो ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है, एरर के चांस बहुत कम होते हैं, फुल प्रूफ ये सिस्टम होता है, इसलिए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए ग्रॉस सेटलमेंट जैसे RTGS है उसे प्रिफर किया जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो RBI हमेशा से एनकरेज करता रहा है कि पेमेंट जो मेथड है इनको और ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ इस पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमी यहाँ पे इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं और RBI की तरफ से और जो भी एफर्ट किए गए हैं उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो आज जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है 75% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स
वॉल्यूम जितना है उनका 75% से ज़्यादा आज इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहे हैं, और इनमें भी सबसे जो पॉपुलर हैं वो हमारे पास है नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस। इन तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं स्पेशली बिजनेस क्लास के मध्य में। यूपीआई ट्रांजैक्शन की भी चर्चा करेंगे जो कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। देखिए आरटीजीएस जो है इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जैसा टाइम यहाँ से पता चल रहा है, रियल टाइम के अंदर आपका पूरा ट्रांजैक्शन होगा। रियल टाइम मतलब जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन किया वो उसी टाइम पे ऑलमोस्ट इंस्टेंट वे के अंदर वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रॉस का मतलब आप समझ गए होंगे, अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं। ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को एक एक ट्रांजैक्शन करके आप उसको करेंगे। फाइन, ट्रांजैक्शन बेसिस पे आप करेंगे, आप ट्रांजैक्शन को बंडल नहीं कर रहे हैं। ग्रॉस का मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया है, इंडिविजुअली ऑन ए ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस, यहाँ पे नेटिंग नहीं की जाएगी, इसका मतलब है ग्रॉस। तो अभी आपको ये पूरा वर्ड आरटीजीएस में यहाँ पता चल गया होगा। रियल टाइम में पेमेंट होगा, मतलब हैंड टू हैंड ट्रांसफर होगा। ग्रॉस सेटलमेंट रहेगा, ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि ट्रांजैक्शन जो होंगे काफी ज्यादा सिक्योर होंगे। रियल टाइम में ये पूरा सेटलमेंट हो रहा है, दिस इज अगेन ए काइंड ऑफ बेनिफिट। और आरटीजीएस का यूज कब होता है, जब अमाउंट आपका काफी ज्यादा है ना, आप चाहते हो कि सिक्योर ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जाए, अमाउंट आपका ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट भी मेंशन नहीं की गई है। हालांकि मिनिमम लिमिट है कि आपको मिनिमम 2 लाख रुपए का ट्रांसफर करना होगा, लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब ये लिमिट थोड़ी याद रखनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिए। आरटीजीएस के अंदर क्या हो गया, रियल टाइम हो रहा है, ग्रॉस सेटलमेंट हो रहा है। ग्रॉस सेटलमेंट है तो क्या होगा, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसलिए आप देखोगे कि ये जो आरटीजीएस यूज किया जाता है, बहुत सारे देश हैं जहां पे आरटीजीएस को यूज किया जाता है। कई देशों में आरटीजीएस ही इसका नाम है, कई देशों में अलग अलग अपने हिसाब से नाम रखा हुआ है। तो आरटीजीएस मिनिमाइज कर देता है रिस्क को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर। और यहाँ पे जो भी सेटलमेंट होता है वो आरबीआई की अकाउंट बुक्स के अंदर होता है, इसलिए जो भी सेटलमेंट होगा एक तो इमीडिएट है, रियल टाइम में है, फाइनल और इररिवोकेबल है, मतलब वो वापस से नहीं होगा आपका, अब वो फाइनल हो गया है। क्यों, क्योंकि वो जो सेंट्रल बैंक आरबीआई इंडिया के केस में उसकी बुक्स के अंदर वो पूरा सेटल वहां पे होगा। आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दिस आरटीजीएस इंडिया के केस में, और आरटीजीएस फैसिलिटी को अभी 24/7 ऑपरेशनल कर दिया गया है। पहले नहीं था, लेकिन अभी आरबीआई की तरफ से इसको 24/7 बेसिस पे ही कर दिया गया है। और अगर हम चीजें देखें, इट इज अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एज वेल एज विद द ब्रांच। तो ब्रांच के अंदर तो ब्रांच जिस दिन ऑफ रहेगी उस दिन नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के माध्यम से आप 24/7 फॉर ऑल 365 डेज के लिए इसका यूज कर सकते हो। फीस क्या रहेगी, फीस देखिए इसके अंदर आरबीआई ने वेव कर रखी है फीस, यहाँ पे नहीं के बराबर फीस रहेंगी, जो कि ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई हैं। और ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए उसकी अगर हम चर्चा करें, तो डिटेल्स नेफ्ट और आरटीजीएस में सेम ही रहेगी। आपको चाहिए नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट का क्या टाइप है ना, उस बैंक का नाम क्या है, और उसका आईएफएससी कोड क्या है। अब ये आईएफएससी कोड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विद इन इंडिया अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको आईएफएससी कोड चाहिए होता है। आईएफएससी कोड क्या करेगा, पर्टिकुलर कौन सा बैंक है और उस बैंक की कौन सी ब्रांच है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो आपने देखा होगा चेक के ऊपर भी लिखा होता है, आईएफएससी कोड देखेंगे तो इस तरीके से कुछ देखने पे लगता है। तो ये जो शुरू के 4 लेटर हैं जो अल्फाबेटिक हैं, ये क्या है, ये बैंक का नाम है। ये क्या होता है, आईएफएससी कोड होता है, 11 डिजिट का होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 11 डिजिट होता है। इसमें शुरू के जो 4 कैरेक्टर हैं जो अल्फाबेटिक हैं, ये बैंक का नाम बता रहे हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है SBIN मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक 5th जो कैरेक्टर है वो हमेशा 0 होगा, और उसके बाद में जो 6 कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये क्या बताएंगे, ये ब्रांच बताएंगे, कौन सी ब्रांच है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है अगर आप नेफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, इन तीनों में से किसी के थ्रू भी अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन इंडिया, तो आपको आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। अब हम आ जाते हैं सेकंड जो है हमारे पास नेफ्ट। नेफ्ट के अंदर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट थोड़ा सा अलग है आरटीजीएस से। देखिए एक तो सबसे इसके अंदर क्या होगा, आरटीजीएस के अंदर क्या था, हमारे पास ग्रॉस सेटलमेंट था ना, ग्रॉस था, मतलब आप ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पे, एक एक ट्रांजैक्शन बेसिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेटिंग होगी, है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, बंडल करोगे ट्रांजैक्शंस को, फिर उनको एक साथ प्रोसेस किया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये रियल टाइम में नहीं है। आरटीजीएस क्या था, रियल टाइम में था, इंस्टेंट था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हाफ एन आवर के ये बैचेस हैं, उसके अंदर इसको प्रोसेस किया जाएगा। हाफ आवर के ये बैचेस हैं जिसमें इस पूरे को प्रोसेस किया जा रहा है। तीसरा डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पे हमने देखा था आरटीजीएस में कि लिमिट थी, मिनिमम लिमिट 2 लाख थी, मैक्सिमम कुछ नहीं थी। अब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है।
आप 10 रुपए से लेके और बहुत जो मैक्सिमम लिमिट है उस तक आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी स्पेसिफाई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हालांकि कुछ बैंक अपने रिस्क के हिसाब से कुछ लिमिट वो प्लेस कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे नेफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी लिमिट प्लेस नहीं होगी। कैसे पैसा ट्रांसफर होगा, अगेन वही सब चीज़ें, IFSC कोड, बैंक अकाउंट, ओके, ये सब बेनिफिशियरी का नाम वगैरह आप करके ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, रियल टाइम तो नहीं है लेकिन नियर रियल टाइम है, क्योंकि आधा आधा घंटे के बैचेस में ये पास कर रहे हैं। सो दैट वुड बी अगेन वेरी इफेक्टिव, ये यहाँ पे किया जा रहा है। थर्ड हमारे पास है IMPS, जैसा नाम से पता चल रहा है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। तो IMPS को डेवलप किया है NPCI ने। जो RTGS अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था, फिर हमने नेफ्ट पढ़ा है, इन दोनों को RBI की तरफ से डेवलप किया गया है, और IMPS को डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। NPCI ने इसको डेवलप किया है, और ये क्या करता है, रियल टाइम में इंस्टेंट इंटर बैंक फंड ट्रांसफर करता है। बैंकों के बीच में रियल टाइम में फंड ये ट्रांसफर यहाँ पे कर देता है 24/7 थ्रू आउट द ईयर, हमेशा से इसमें रही है। लेकिन अब नेफ्ट को, RTGS को भी RBI ने जो है थ्रू आउट द ईयर ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और मनी आपके ट्रांसफर के लिए आपको वही IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी। पहले कुछ प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अभी इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई इसको कर दिया है ना, अगर आपको IMPS से भी ट्रांसफर करना है। लेकिन IMPS में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। 2 लाख से ऊपर का आपको ट्रांसफर करना है तो वो नहीं जाएगा। 2 लाख रुपए तक आपकी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे रखी गई है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कैरी आउट द ट्रांजैक्शन रियल टाइम में हो जाता है। तो IMPS भी बहुत एक ये है। अब IMPS में क्या होता है, बैंक काफ़ी सारे यहाँ पे चार्जेस करते हैं अलग अलग बैंक, तो ये थोड़ा सा एक रहता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कॉस्ट पड़ रहा है, हालांकि बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, बट अगेन देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व हियर। तो डिफरेंस आप एक बार वापस से देख लीजिए, नेफ्ट, RTGS, IMPS में मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू नेफ्ट और IMPS में नहीं है। RTGS में 2 लाख रुपए की मिनिमम वैल्यू मेंशन की गई है। पेमेंट ऑप्शन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेफ्ट और RTGS में दोनों में ऑनलाइन ऑफलाइन है। ऑफलाइन का क्या मतलब है, आप बैंक में जा सकते हो, बैंक में जाके आप एक छोटा सा फॉर्म भर सकते हो, आप कह सकते हो मुझे RTGS कराना है, नेफ्ट कराना है, जो भी सब चीजें। IMPS के केस में केवल ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, और मैक्सिमम अगर ट्रांसफर वैल्यू यहाँ पे देखी जाएगी तो नेफ्ट और RTGS में मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू नहीं है, IMPS में मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू है। RTGS IMPS में रियल टाइम में हो रहा है, मतलब इंस्टेंट ट्रांसफर होगा। यहाँ पे आधा आधा घंटे के बैचेस हैं नेफ्ट के अंदर, तो ये रियल टाइम तो नहीं है लेकिन नियर रियल टाइम ही मान सकते हो, विद इन हाफ एन आवर। तो थोड़ा सा अगर हाई ट्रांजेक्शन आपको करना है, ज़्यादा पैसा ट्रांसफर करना है, स्पेशली जो बिजनेस होते हैं उसमें ज़्यादा पैसा आपको ट्रांसफर करना होता है, तो सिक्योरिटी के पर्पज से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो RTGS ये वाली फैसिलिटी को प्रिफर करते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा क्यों अलग अलग सिस्टम इस तरीके से बनाए हुए हैं। अब हम आते हैं NPCI पे। IMPS को हमने पढ़ा था, और IMPS को जो डेवलप किया है वो NPCI ने किया है। आपने रुपए कार्ड का नाम सुना होगा, आपने UPI का नाम सुना होगा, तो वो सारे जो ये पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको डील कर रहा है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको 2008 में बनाया गया, और कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है RBI प्लस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। और आपका वही रहेगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत बनाया गया है, क्योंकि इंडिया में जितने भी पेमेंट सेटलमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस एक्ट के अंदर में कवर होंगी। और जितने भी पेमेंट सिस्टम है, रिटेल पेमेंट सिस्टम एटसेट्रा, उसके लिए ये ऑपरेट कर रहा है, NPCI इज देयर। और ये क्या करता है, जो भी टेक्नोलॉजी है उसके एडवांसमेंट है उसको देखता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से हम यहाँ पे जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। शुरुआत के अंदर जो 10 कोर प्रमोटर बैंक्स थे, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे है, यू डोंट नीड टू मग अप दीज नेम्स, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे और बैंक ऐड हो गए हैं, लेकिन कोर प्रमोटर बैंक ये हैं। यू शुड बी अवेयर कि हाँ ये मेजर बैंक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। NPCI की इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रांच है वो है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो अभी आपने न्यूज़ देखी होगी जहाँ पे नेपाल जो है UPI सिस्टम को अपने वहाँ पे लागू कर रहा है, तो उसके लिए पूरी जो डीलिंग हो रही है वो NIPL के द्वारा की जा रही है, जो NPCI की इंटरनेशनल जो आपके पूरे इश्यूज हैं उनको डील करता है। एक तरह की सब्सिडियरी हो गई NPCI की। NPCI ने क्या क्या यहाँ पे किया हुआ है, IMPS तो हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा UPI सिस्टम है जो हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, डेली बेसिस पे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, UPI जिसे कहा जाता है, इसको यूज करते हैं। अब ये क्या है, ये अगेन मोबाइल प्लेटफॉर्म पे यूज किया जा सकता है ना, स्पेशली आपके पास में यू हैव दैट स्मार्टफोन होना चाहिए। हालांकि इसके अंदर भी UPI 1 2 3 कर दिया गया है, जिसके अंदर अगर स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं।
तो यूपीआई में क्या हो रहा है, देखिए एक तो बहुत ही सिंपल है, इंस्टेंट रियल टाइम आपका पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर आप किसी भी पर्सन या मर्चेंट के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन है, वहां पे पैसा ट्रांसफर करना है, तो रियल टाइम ट्रांजेक्शन है और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको क्रेडिट कार्ड और इस तरीके से हो, या फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए है, कोई मोबाइल वॉलेट की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये जो ट्रांजैक्शन है बड़े सिंपल हैं, इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, सिक्योर रहते हैं, प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहती है, ये सब चीज़ें हैं। इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई एंड वर्क्स बाय इंस्टेंटली ट्रांसफरिंग द फंड बिटवीन द टू बैंक्स ऑन ए मोबाइल प्लेटफॉर्म। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो क्लाइंट ऐप होती है, जैसे फ़ोन पे है, पेटीएम, ये सारी जो ऐप्स आपको यहाँ दिख रही है पीछे, ये क्या है, यूपीआई अनेबल्ड क्लाइंट ऐप्स हैं। इन सब पे आपका यूपीआई जो है ये काम करेगा। यूपीआई के लिए अपना खुद का एनपीसीआई का खुद का ऐप भी है, जिसे भीम ऐप हम कहते हैं, तो इसने खुद ने अपना डेवलप किया हुआ है। अब ट्रांजैक्शन इसमें होते कैसे हैं, आपको एक आईडी दी जाएगी, पेमेंट एड्रेस दिया जाएगा, जैसे ईमेल होता है, ईमेल होता है तो आपका जहाँ पे भी मैसेज होता है आपके ईमेल पे आ जाता है। तो इसी तरह से आपका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाया जाएगा, जिसे यूपीआई आईडी कहते हैं। जनरली ये फ़ोन नंबर होता है, इस तरह से आपकी बना दी जाती है। तो अब किसी को भी इस तरह से रिक्वेस्ट करना होगा, ये जो यूपीआई आईडी है ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगी, केवाईसी नॉर्म्स के साथ अपडेट होगी। और फिर अगर आपको किसी को भी पैसा भेजना है तो उसकी यूपीआई आईडी आप डाल दीजिए, या जो फ़ोन नंबर है अगर उससे लिंक है तो वो आप डाल सकते हैं। कई बार कई केसेस में हमने देखा है दुकानों पे क्यूआर कोड वगैरह लगे रहते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं तो वो भी वो आईडी जनरेट कर लेता है। तो आपको ये करना है और फिर अपना जो पिन है, यूपीआई पिन, वो डालना है और इंस्टेंटली वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इतना सिंपल है, सिक्योर भी है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और हमने देखा 2021 के अंदर लगभग 4000 करोड़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए हैं, और 940 बिलियन इतने वैल्यू का ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ है, जो इंडिया की जीडीपी का लगभग 30% है। इतना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि यूपीआई जो है आम आदमी के लिए बड़ा ही आसान है, स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इसको अपडेट भी किया गया, यूपीआई 2.0 2018 में लाया गया, जिसके अंदर आपने इनवॉइस के स्टोरेज की, ऑटो पे फैसिलिटी की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं। और इंडिया एक तरह से ग्लोबल लीडर के रूप में यहाँ पे उभर रहा है। यूपीआई इंडिया का बहुत सक्सेसफुल रहा है, और नेपाल इसको अपने वहाँ पे लागू कर रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी यूएई ने भी कर दिया है रिसेंटली, कल ही न्यूज़ है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो मेजर मार्केट्स हैं, फाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे यूपीआई के थ्रू ये लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि नेपाल ने जो किया है, नेपाल अपना यूपीआई को इम्प्लीमेंट कर रहा है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के रूप में। ये लोग, ये जो देश हैं यहाँ पे, इन्होंने केवल यूपीआई के थ्रू पेमेंट जो है एक्सेप्ट ये कर रहे हैं, और नेपाल पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर रहा है, जैसे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंटेशन इसका है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें क्या देखना है, देखिए अब यूपीआई इतना सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे एनपीसीआई प्रयास कर रहा है कि क्यों ना यूपीआई को और ज़्यादा यहाँ पे लोगों के लिए सिंपल बनाया जाए। तो हम देखते हैं करोड़ों लोगों के पास में क्या है, फीचर फ़ोन है, ये जो बटन वाले फ़ोन इस तरह से होते हैं, स्मार्टफोन नहीं है। तो फीचर फ़ोन पे यूपीआई को कैसे यूज़ किया जाए, इसलिए रिसेंटली अभी एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई 123 पे करके ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जिनके पास फीचर फ़ोन है इस तरह से, जो स्मार्टफोन नहीं है, बटन वाले फ़ोन है, यहाँ पे भी आप यूपीआई कर सकते हो। मान लीजिए आपको गैस सिलेंडर है, उसका पेमेंट करना है, तो आप कॉल करिए, फिर इसमें चूज़ कीजिए कि मोबाइल रिचार्ज है कि गैस सिलेंडर का पेमेंट है, या जो भी XYZ चीज़ है, यहाँ से आप इसको चूज़ करेंगे और फिर अपना पेमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें और कई चीज़ें ऐड है, सिम ऐसा दिया जा रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी एक चीज़ ये इंस्टॉल होगा, सॉफ्टवेयर समथिंग लाइक दिस, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। ये यूपीआई 123 पे है। और यहाँ पे भी एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की गई एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई ने देखा कि ये जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन है, मतलब 100 रुपये या 200 रुपये से कम के जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। इनका जो नंबर है, मतलब इन ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इन ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई बना दें, ऑफलाइन मोड पे भी एक्टिवेट कर दें, तो हमारे ऊपर लोड कम हो जाएगा। इन ट्रांजैक्शन के अंदर जो फेलियर्स होते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, वो कम हो जाएगा, बैंकों पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसी के साथ एनपीसीआई जो है अब यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाली है। ये क्या होगा, आपके ऑन डिवाइस एक वॉलेट की तरह काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा पेटीएम वॉलेट वगैरह काम करते हैं, तो ये ऑन डिवाइस आपके वॉलेट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आप अप टू 2000 रुपीज़ तक रख सकते हैं, 2000 रुपये तक रख सकते हैं। और इनको 200 रुपये तक की जो ट्रांजैक्शन है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है।
तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर, कितने नए नए सिस्टम्स ऐड किए जा रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प कर रही हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प कर रही हैं। जैसे अगर हम देखें एनपीसीआई के और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप देखोगे आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। मान लीजिए कोई गांव में रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है, उसके पास में स्मार्टफोन और इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, उसे पैसे निकालने हैं या किसी को पैसे भेजने हैं, तो ये क्या होता है, गाँव में माइक्रो एटीएम्स लगाए गए हैं, वहाँ पर वो लोग जाएंगे, उनका जो बैंक अकाउंट आधार से लिंक है उसको वहाँ पर मैंशन किया जाएगा, ठीक है। फिर अपने वो जो भी बायोमेट्रिक वेरीफाई करके यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक ये आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम की फैसिलिटी दे दी आपको। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या करेगा, पूरा जो बिल पेमेंट का जो पूरा एक इकोसिस्टम है उसको डेवलप कर रहा है। रुपए का भी पूरा यही कर रहा है, एटीएम रिलेटेड और ये सारी चीज़ें। एनपीसीआई इज डीलिंग विद दिस। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल थिंग्स हैं जो आज यहाँ पे लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। दिस इज ऑल। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सीरीज है, यहाँ पे हम मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, इसके अंदर हम फिस्कल पॉलिसी पे आएंगे। फिस्कल पॉलिसी, बजट वगैरह कैसे देखा जाता है, क्या क्वेश्चन होते हैं, फिस्कल पॉलिसी होगा। और फिस्कल पॉलिसी के बाद हम देखेंगे वी हैव दैट टैक्स रिलेटेड थिंग्स, फाइन। तो ये लेक्चर आपके सीरीज में हम कंटिन्यूस बेसिस पे हम यहाँ पे लाएंगे। कोशिश यही है कि आपके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हम इसको पूरा कर लें। तो दिस इज ऑल। इसके अलावा अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपकी प्रिपरेशन बड़ी आसान हो गई है। जरूरी नहीं है कि आपको किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट होना है या बहुत सारे आपको यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। द प्रिपरेशन हैज़ बिकम वेरी सिंपल विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। जैसे आपने 1 ईयर का प्लान चूज किया, देन पुट द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। So make sure you are when you are going for subscription you are using this code. Similarly you can go for Iconic। Iconic की फीस स्ट्रक्चर है। Iconic में आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। अभी एक ऑफर यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे आपको 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, और या फिर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है ना, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, रैंक इंप्रूवमेंट वट एवर इट इज, तो आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके अलावा आपके लिए एक और ऑफर है यहाँ पे जिसके अंदर आपको ये प्रीलिम्स की जो बुकलेट्स हैं वो दी जा रही हैं। अगर आप 25 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्रीलिम्स की बुकलेट बहुत हेल्पफुल है, वो आपको हर सब्जेक्ट की दी जाएंगी। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल की ये फीस है, बट आई वुड रादर रिकमेंड कि गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं जिसमें ये इंक्लूड हो जाता है। 27 अप्रैल से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इनके अंदर आप एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। एंड पाथफाइंडर की जो टेस्ट सीरीज है हर सैटरडे शाम 5 बजे होती है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू अनअकैडमी की तरफ से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इनके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।